नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, हम दक्षिण भारत के राजवंशों को कवर कर रहे हैं, जिसमें दो राजवंश शेष बचे थे, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश। तो इस वीडियो के माध्यम से हम राष्ट्रकूट वंश को जानेंगे और चोल वंश के बारे में जानेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम दक्षिण भारत के सभी राजवंशों को कवर कर लेंगे। तो ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट में उसकी लिंक दी गई है, आप उस पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के शासक और उनसे संबंधित बिंदुओं को देखने से पहले हम इसके परिचय के विषय में आपको बता देते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, यानी कि राष्ट्रकूट वंश का उदय किस प्रकार हुआ। तो चलिए देखते हैं। लिखा है यहाँ पर परिचय, फिर लिखा है कि चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। यानी कि चालुक्य वंश, इसमें चालुक्य में भी 3 थे, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एक वातापी था यानी कि बादामी, दूसरा वेंगी था और तीसरा कल्याणी के चालुक्य थे। ठीक, तो ये जो कीर्तिवर्मन द्वितीय था, ये वातापी यानी कि बादामी का अंतिम शासक था। इसके बाद वेंगी आते हैं, फिर कल्याणी के चालुक्य वंश आते हैं। ठीक, तो ये जो कीर्तिवर्मन द्वितीय था, ये चालुक्य वंश का अंतिम शासक था, वातापी का। इसी के समय चालुक्यों की शक्ति क्षीण हो गई थी, यानी कि इन्हीं के शासनकाल में जो चालुक्य थे उनकी शक्तियाँ जो थी धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि उनके जो सामंत शक्तिशाली बनने लगे, यानी कि जो उनके सामंत अधिकारी थे वो धीरे धीरे शक्तिशाली बनने लगे। जब राजा कमज़ोर होने लगा तो जो सामंत थे वो शक्तिशाली बनने लगे। ऐसे ही एक सामंत थे दंती दुर्ग, यानी कि उन्हीं सामंतों में से एक सामंत थे जिनका नाम था दंती दुर्ग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चालुक्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, यानी कि अधिकार कर लिया बलपूर्वक, और 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर डाली। ठीक, तो यानी कि चालुक्य वंश को समाप्त कर एक नए वंश की स्थापना की दंती दुर्ग ने, जिसका नाम दिया गया राष्ट्रकूट वंश। ठीक, तो आई होप आपको परिचय समझ में आया होगा। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। तो इस प्रकार से दंती दुर्ग प्रथम को संस्थापक माना गया राष्ट्रकूट वंश का, और इन्होंने राजधानी अपनी मनकीर या मान्यखेत बनाई, जो वर्तमान में हैदराबाद यानी कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक और उसकी राजधानी के बारे में जाना। अब हम राष्ट्रकूट के वंश के अंतर्गत जो शासक हुए उनके विषय में जानते हैं और उनसे जुड़े बिंदुओं को देखते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक, तो दंती दुर्ग प्रथम के बाद अगले शासक हुए कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम, जिनका शासनकाल 757 से लेकर 773 ईस्वी तक रहा। तो इन्होंने कुछ उपाधियाँ धारण की जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि इन्होंने महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधियाँ धारण की। जैसे कि आप ऊपर देख रहे होंगे, लिखा है उपाधि महाराजा धीराज और परमेश्वर। ठीक, तो पहला पॉइंट हम देखते हैं इनसे जुड़ा हुआ। दंती दुर्ग प्रथम की मृत्यु के पश्चात उनके चाचा कृष्ण प्रथम शासक बने। तो क्योंकि दंती दुर्ग जो था वो निसंतान था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो उसके कारण इनके जो चाचा थे वो राष्ट्रकूट वंश के अगले शासक हुए। ठीक, जिनका नाम कृष्ण प्रथम था। दूसरा पॉइंट इससे जुड़ा हुआ देखते हैं। तो इन्होंने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, वो भी वैशाल शैली में। ठीक, एलोरा का कैलाश मंदिर जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, तो उन्होंने उस मंदिर का जो निर्माण कराया वो वैशाल शैली में कराया। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था नागर शैली, वैशाल शैली और द्रविड़ शैली क्या होती हैं। तो यदि आप नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो वैशाल शैली में इन्होंने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया महाराष्ट्र औरंगाबाद में। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव जो कि कृष्ण प्रथम के बाद अगले शासक हुए राष्ट्रकूट वंश के, इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिस उपाधि का नाम था धारावर्ष। ठीक, तो अभी इनसे जुड़े हम कुछ और पॉइंट को देखेंगे। फिलहाल हम आगे देखते हैं अमोघ वर्ष प्रथम। तो कृष्ण प्रथम के बाद जो राष्ट्रकूट वंश के अगले शासक हुए वो अमोघ वर्ष प्रथम हुए। इनका जो शासनकाल था वो 814 ईस्वी से लेकर 878 ईस्वी तक रहा। ठीक, तो इनसे जुड़े पहले पॉइंट को देखते हैं। तो इन्होंने मान्यखेट यानी कि हैदराबाद नामक नए नगर को बसाया। यह मूलतः जैन धर्मानुयायी था, यानी कि इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था और इन्होंने एक नया नगर बसाया था जिसका नाम था मान्यखेट हैदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं इससे जुड़ा हुआ। सेकंड पॉइंट है कि वह विद्या और कला का संरक्षक था, यानी कि यह एक कुशल शासक था ही, उसके साथ साथ यह कला साहित्य प्रेमी भी था और इसके दरबार में विद्वानों को आश्रय प्राप्त था। यानी कि इनके दरबार में कुछ विद्वान कवि भी रहते थे जिन्होंने कुछ रचनाएं भी की हैं। तो इनसे जुड़े पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट है जिनसेन। जिनसेन कवि रहते थे जिन्होंने आदि पुराण की रचना की है। उसके बाद एक और कवि रहते थे महावीराचार्य, जिन्होंने गणितासार संग्रह की रचना की। उसके बाद एक थे सत्यकायना जिन्होंने अमोघ वृत्ति की रचना की। तो ये कुछ विद्वान कवि थे और इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि इनके दरबारी कवि थे। ठीक, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। एक बार हम पुनः रिकॉल कर लेते हैं। जिनसेन आदि पुराण, महावीराचार्य गणितासार संग्रह, सत्यकायना अमोघ वृत्ति। ठीक, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा।
इसके बाद अगले शासक हुए कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय जो कि इम्पॉर्टेंट है और ये प्रमुख शासक माने जाते हैं राष्ट्रकूट वंश के। तो इनका जो शासनकाल रहा वो 939 ईस्वी से लेकर 967 ईस्वी तक रहा। ठीक, तो इसमें आपको कुछ गैप देखने को मिलेगा। तो ये गैप इसलिए है क्योंकि इसके बाद भी कुछ शासक हुए, परंतु उनका योगदान राष्ट्रकूट वंश में इतना नहीं रहा, इसलिए उनके बारे में हम नहीं पढ़ते और ना ही उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको गैप देखने को मिल सकता है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो कृष्ण तृतीय ने भी कुछ उपाधियाँ धारण की थी, जैसे अकाल वर्ष और तंजाया कोंड। तो तंजाया कोंड की उपाधि इन्होंने क्यों धारण की थी, अभी आगे हम आपको बताते हैं। फिलहाल आप जानते रहिए कि इन्होंने 2 उपाधियाँ धारण की थी, अकाल वर्ष और तंजाया कोंड। तो पहला पॉइंट इससे जुड़ा हम देखते हैं। कृष्ण तृतीय एक कुशल एवं साम्राज्यवादी शासक था। ठीक, तो एक कुशल शासक भी था और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। किस प्रकार किया अभी आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसीलिए इसे कुशल शासक एवं साम्राज्यवादी शासक भी कहा जाता है। उसने चोल शासक परांतक फर्स्ट को टपोलम यानी कि तक्कोलम भी कहीं कहीं कहा जाता है इसे, के युद्ध में हराया। ठीक, तो एक चोल शासक थे परांतक फर्स्ट, जिसे कृष्ण तृतीय ने टपोलम या तक्कोलम के मैदान में हराया था। तो इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने तंजया कोंड की उपाधि धारण की थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है कि उसने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर मंदिर की स्थापना कर दक्षिण में अपनी विजय का प्रमाण दिया। ठीक, तो इन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया था, यानी कि स्थापना की थी रामेश्वरम में, यानी कि तमिलनाडु में कृष्णेश्वर मंदिर जिसका नाम था। तो इन्होंने इस मंदिर की स्थापना कर अपने विजय का प्रमाण दिया। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। शांति पुराण के रचनाकार और कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। तो ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जा सकता है आपसे कि कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न किसके दरबार में रहते थे। तो कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न जिनका नाम था, ये कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। ठीक, और इन्होंने शांति पुराण की रचना भी की थी। ठीक, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फिर आते हैं कर्क द्वितीय। तो कृष्ण तृतीय के बाद अगले जो शासक हुए वो हुए कर्क द्वितीय। तो इनसे जुड़े पहले पॉइंट को हम देखते हैं। तो यह एक अयोग्य शासक था, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। ठीक, तो यह एक अयोग्य शासक साबित हुआ क्योंकि आप देख ही सकते हैं 972 से 974 ईस्वी तक इसने शासन किया, मात्र 2 ही साल। तो एक अयोग्य और अकुशल शासक था और इसे राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है। ठीक, तो कर्क द्वितीय को राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक माना जाता है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसा कि फर्स्ट लिखा है, अमोघ वर्ष प्रथम ने कविराज नामक पुस्तक लिखी। यह कन्नड़ भाषा का प्रथम काव्य था। तो अमोघ वर्ष प्रथम, जैसे कि हमने आपको बताया था कि यह एक शासक था, उसके साथ साथ कला साहित्य का भी प्रेमी था। तो इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम दिया गया कविराज, और यह पुस्तक जो है कन्नड़ भाषा का प्रथम काव्य माना जाता है। ठीक, यानी कि इन्होंने जो कविराज नामक पुस्तक लिखी उसे कन्नड़ भाषा का प्रथम काव्य माना जाता है। सेकंड हम देखते हैं, इसे दक्षिण का अशोक भी कहा गया। तो अमोघ वर्ष प्रथम को दक्षिण का अशोक कहा गया क्योंकि इन्होंने अपने साम्राज्यवादी नीति के कारण और कला साहित्य प्रेम के कारण कई ऐसे योगदान दिए राष्ट्रकूट वंशों के लिए, जिस कारण इन्हें दक्षिण का अशोक कहा जाता है। ठीक, तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट है पंप पोन रन अमोघ वर्ष प्रथम के दरबारी कवि थे। ठीक, तो जो अमोघ वर्ष था उसके कुछ दरबारी कवि थे पंप पोन रन, जैसे कि पोन के बारे में हमने आपको बताया था, जो कि कन्नड़ भाषा के कवि माने जाते हैं। उसके साथ साथ पंप और रन नामक भी व्यक्ति इनके दरबार में रहते थे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चौथा, वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, एक प्रकार का कर था। इसकी जानकारी हमें चोल अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो वेट्टी जो था एक प्रकार का कर था जो कि व्यक्तियों से पैसे की जगह पर उनसे ज़बरदस्ती पारिश्रमिक तौर पर लिया जाता था, यानी कि उनसे काम कराकर ज़बरदस्ती लिया जाता था, उसे वेट्टी कहते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, अब इसे ध्यान में रखिएगा, और इसकी जानकारी हमें चोल अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राष्ट्रकूट वंश के शासकों और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया। अब अगला साम्राज्य हम देखते हैं, शाही चोल साम्राज्य यानी कि चोला डायनेस्टी, चोल वंश, जिनका पीरियड था 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। ठीक, और इनका राजकीय चिन्ह था बाघ। तो जैसे कि आप थोड़ा रिकॉल कर पा रहे होंगे, तो इसके दक्षिण भारत के वीडियो के क्रम में जब हमने पहला वीडियो बनाया था दक्षिण भारत के इतिहास के क्रम में, तो उस वीडियो में हमने आपको चोल, चेर और पांड्य के विषय में बताया था। तो वही चोल साम्राज्य आगे चलकर विजयालय के नेतृत्व में एक विस्तृत साम्राज्य उभर कर सामने आता है। तो उसी पॉइंट को आज हम कवर करेंगे। ठीक,
तो इनके प्रमुख शासक ही इम्पोर्टेंट बनते हैं और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु इम्पोर्टेंट बनते हैं, और इनका पीरियड उतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता, इसलिए हमने पीरियड का इसमें चर्चा नहीं की है। ठीक, तो जो इनके शाही चोल साम्राज्य के जो प्रमुख शासक हैं उनके विषय में हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो राज की चिन्ह आपको याद रखना है, बाघ था। ठीक, चलिए हम देखते हैं प्रमुख शासक। पहला देखते हैं विजयालय। तो विजयालय को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने कुछ उपाधि धारण की थी, जैसे परकेसरी या कहीं की नरकेसरी भी आपको लिखा मिलेगा। ठीक, तो विजयालय को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। और यदि हम रिकॉल करें तो चोल साम्राज्य जो कि उस समय की बात की थी हमने दक्षिण भारत के प्रथम वीडियो में, तो उसमें हमने आपको करिकल या करकल के विषय में बताया था, तो उन्हें चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता था। परंतु विजयालय के नेतृत्व में जब चोल साम्राज्य विस्तृत साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ, तो उस हिसाब से विजयालय को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, उरैयूर को राजधानी बनाया था। ठीक, जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित था। तो इन्होंने राजधानी अपनी उरैयूर को बनाई थी, कहीं कि आपको तंजौर या तंजावुर भी मिलेगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, उसके बाद अगले पॉइंट को हम देखते हैं। उसके बाद फिर आते हैं आदित्य प्रथम। ठीक, तो विजयालय के बाद आते हैं आदित्य प्रथम, जिन्होंने कोदंडराय की उपाधि धारण की थी। ठीक, तो इन्होंने तिरुवक्कलई में सुंदरेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तो इन्होंने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था, जिस मंदिर का नाम था सुंदरेश्वर मंदिर, तिरुवक्कलई में। ठीक, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर तीसरे शासक हुए चोल वंश के परांतक प्रथम। परांतक प्रथम, इन्होंने उपाधि मदुरै कोंड की धारण की थी। ठीक, तो इन्होंने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी और इन्होंने कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो परांतक प्रथम ने कोरंगनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, अब इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो चोल वंश के प्रतापी शासक हुए, यानी कि महत्वपूर्ण शासक हुए, वो थे राजेंद्र प्रताप, राजेंद्र प्रथम। ठीक, तो राजेंद्र प्रथम से जुड़े पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए उनको हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि इनकी सेना ने गंगा नदी को पार कर कलिंग एवं बंगाल तक अपनी सीमा का विस्तार किया। ठीक, तो इन्होंने दक्षिण से उत्तर की ओर भी बढ़ा और वहाँ पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो उसी क्रम में इन्होंने महिपाल द्वितीय को हराकर गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की। महिपाल द्वितीय जैसे कि बंगाल के पाल वंश के शासक थे महिपाल द्वितीय, जिनको राजेंद्र प्रथम ने पराजित किया और गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की और एक नगर भी बसाया गंगे कोंड चोलपुरम। ठीक, जिसकी चर्चा हम पाल वंश की वीडियो में कर चुके हैं। ठीक, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा कि महिपाल द्वितीय को इन्होंने हराकर गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की थी राजेंद्र प्रथम ने, जो कि चोल वंश के शासक थे। ठीक, तीसरा पॉइंट में देखते हैं, इसे पंडित चोल भी कहा जाता था क्योंकि इसने वैदिक विद्यालय की स्थापना की। तो इन्होंने कुछ वैदिक विद्यालयों की स्थापना करवाई, जिस कारण इन्हें पंडित चोल की उपाधि भी धारण की थी। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है राजा धीराज प्रथम, यानी कि अगले जो शासक हुए चोल वंश के वो हुए राजा धीराज प्रथम। इनकी जो उपाधि थी वो विजय राजेंद्र थी। ठीक, तो इन्होंने विजय राजेंद्र नाम की उपाधि भी धारण की थी और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो इनसे जुड़े पॉइंट एग्जाम में नहीं पूछे जाते ज़्यादा, उपाधियाँ ही की कुछ इंपॉर्टेंट बनती हैं, इसलिए हमने इसकी चर्चा की है। ठीक, उसके बाद जो अगले शासक हुए वो है राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय जिन्होंने उपाधि धारण की थी परकेसरी की। ठीक, उसके बाद फिर अगले जो शासक हुए हुए वीर राजेंद्र, इन्हें युवराज राजेंद्र भी कहा जाता है। इन्होंने उपाधि राजकेसरी की धारण की थी। तो इन शासकों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा कुछ इसमें मेंशन नहीं किया है, सिर्फ उपाधियाँ ही हमने यहाँ पर मेंशन की है। ठीक, उसके बाद जो अगले शासक हुए वो हुए कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम जो हुए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। तो कुलोत्तुंग प्रथम, इन्होंने चीन देश में एक कूटनीतिक मिशन भेजा और इसे करों को हटाने वाला अर्थात शुंगम तरवित कहा गया। तो इन्होंने कर को हटा दिया था जनता के ऊपर से, यानी कि जो इनके शासनकाल में लोग रहते थे उनके ऊपर जो टैक्स लगाया गया था उस टैक्स को इन्होंने हटाया था, इस कारण इन्हें शुंगम तरवित भी कहा गया था। ठीक, और इन्होंने चीन देश में एक कूटनीतिक मिशन भेजा था, तो इम्पोर्टेंट बनता है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगले जो शासक हुए वो कुलोत्तुंग द्वितीय हुए। कुलोत्तुंग प्रथम के बाद कुलोत्तुंग द्वितीय चोल साम्राज्य के या चोल वंश के अगले शासक हुए। तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ ट्रिपल स्टार लगाया है, तो इसका मतलब इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इन्होंने चिदम्बरम मंदिर से भगवान गोविंद राज की मूर्ति हटवाकर रामानुज को देश से निकालने का आदेश दिया था। तो इन्होंने क्या किया था, जो चिदम्बरम मंदिर से भगवान गोविंद राज की मूर्ति थी उसे वहाँ से फिकवा दिया था और उसके साथ साथ रामानुज जो कि उसके आश्रयदाता थे, यानी कि उसके संरक्षक थे,
गोविंद राज की मूर्ति के, तो उनको भी देश से निकलवा दिए थे बाहर। ठीक, तो इनसे जुड़े एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं, उसको हमने कवर किया, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो अगले शासक हुए चोल वंश के, हुए राजराज प्रथम। इन्होंने व्यापार के लिए चीन देश में कूटनीतिक मिशन भेजा। तो कुलोत्तुंग द्वितीय ने भी चीन देश में कूटनीतिक मिशन भेजा था और राजराज प्रथम ने भी चीन देश में कूटनीतिक मिशन भेजा था, तो आप दोनों याद रखिएगा। इन्होंने शिव मंदिर, जो कि वृद्धेश्वर मंदिर है तंजौर में, तमिलनाडु में, का निर्माण कराया और इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो इन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो कि तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट शासक जो हुए वो राजेंद्र तृतीय हुए, या चोल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। तो राजेंद्र तृतीय को चोल वंश का अंतिम शासक माना गया है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने चोल वंश के शासकों को कवर किया और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी कवर किया। अब हम देख लेते हैं चोला एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, यानी कि चोल प्रशासन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 5 स्टार लगाया है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए एक एक करके हम कवर करते हैं। हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 करके पॉइंटों को कवर किया है। तो पहले पॉइंट में हम देखते हैं प्रशासन के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है यहाँ पर एम्पायर। ठीक, तो यानी कि जो चोल साम्राज्य था उसे राष्ट्रम या राज्यम भी कहा जाता था, और जो साम्राज्य था यानी कि जो राज्यम था वो प्रांतों में विभक्त था और प्रांतों को मंडलम कहा जाता था, और मंडलम जो थे वो समिति और सभा में विभक्त थे, और जिन्हें नाडु कहा जाता था, और जो सभा थी उसे नटार कहते थे, और जो समितियाँ थी उन्हें नाडु कहते थे। ठीक, और ये जो समितियाँ थी ये शहर में विभक्त थी जिन्हें कुर्रम कहा जाता था, और शहर जो थे गांव में विभक्त थे, और जो बड़े गांव थे उन्हें तनियूर कहा जाता था। तो चलिए एक बार हम पुनः रिकॉल कर लेते हैं। जो साम्राज्य था उसे राष्ट्रम या राज्यम कहते थे। राज्यम था जो प्रांतों में विभक्त था जिसे मंडलम कहा जाता था। मंडल जो थे समिति और सभा में विभक्त थे जिन्हें नाडु कहा जाता था या नट्टार कहते थे सभा को। ठीक, और ये जो सभा और समितियाँ थी शहरों में विभक्त थी जिन्हें कुर्रम कहा जाता था, और शहर के बाद गांव थे, और गांव के बाद जो बड़े गांव थे उन्हें तनियोर कहा जाता था यानी बिग विलेज। ठीक, तो इस प्रकार हमने प्रशासन को कवर किया। अब हम देख लेते हैं राजा को क्या कहते थे और उनके जो मंत्रिपरिषद थे यानी सभासद थे उनको क्या कहा जाता था, प्रशासनिक मंत्री को क्या कहते थे और उप प्रशासनिक मंत्री को क्या कहा जाता था। ठीक, तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक देखिए। तो जो राजा थे उन्हें सम्राट या राजा ही कहा जाता था, और जो मंत्री या सभासद थे उन्हें उड़न कुट्टन कहा जाता था। ठीक, तो उड़न कुट्टन थोड़ा दक्षिण भारत के नाम है तो थोड़ा क्रिटिकल रहते हैं, तो यदि आप 1 2 3 बार इसे प्रैक्टिस करेंगे बोलकर तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, जो राजा सम्राट या राजा कहे जाते थे, और मंत्री या सभासद को उड़न कुट्टन कहा जाता था। ठीक, जो प्रशासनिक मंत्री थे यानी कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन जो मिनिस्टर थे उन्हें पेरुंदनम कहा जाता था। ठीक, पेरुंदनम कहा जाता था, और जो उप प्रशासनिक मंत्री थे उन्हें शिरुंदनम कहा जाता था। ठीक, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार फिर पुनः रिकॉल कर लेते हैं। राजा, उड़नकुट्टन, पेरुंदम और शिरुंदम। ठीक, शिरुंदनम, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो भूमि कर था यानी कि जो भूमि पर जो टैक्स लगाए जाते थे वो 1/3 लिया जाता था लोगों से। ठीक, और सोने के सिक्कों को कांसु कहा जाता था। ठीक, तो चोल साम्राज्य में जो सोने का सिक्का था उसे कांसु कहा जाता था, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट अब देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, प्रशासन से रिलेटेड है। तो पहले देखते हैं, लिखा है मुख्य सेनापति। तो मुख्य सेनापति को चोल साम्राज्य में ब्रह्मधिराज कहा जाता था। ठीक, ब्रह्माधिराज कहा जाता था जो मुख्य सेनापति थे, और जो पैदल सेनापति थे यानी कि जो पैदल सेना थी, सेनापति नहीं यहाँ पर पैदल सेना कहेंगे क्योंकि मुख्य सेनापति हो गए, जिन्हें ब्रह्माधिराज कहा जाता था, और जो पैदल सेना थी उन्हें बड पर कैकुलार कहा जाता था। ठीक, तो हमने आपको बताया था कि दक्षिण भारत के नाम है थोड़ा क्रिटिकल रहते हैं, परंतु आप 1 2 3 बार इसे प्रैक्टिस करेंगे बोलकर या लिख कर तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो मुख्य सेनापति ब्रह्माधिराज, पैदल सेना बड पर कैकुलार, और जो घुड़सवार सेना थी उन्हें कुदिरैचे वसर कहा जाता था। ठीक, कुदिरैचे वसर, और जो हस्ती सेना थी उसे आनाया टकल कुंजरी मल्लर कहा जाता था। ठीक, आनाया टकल कुंजरी मल्लर। तो चलिए एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं। मुख्य सेनापति ब्रह्माधिराज, पैदल सेना बड पर कैकुलार, घुड़सवार कुदिरैचे वसर, हस्ती सेना अनाया टकल कुंजरी मल्लर। ठीक, तो आप 2 3 बार इसको रिकॉल करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो पाँचवा पॉइंट हम देखते हैं। पाँचवा पॉइंट यहाँ लिखा है विवाह पर कर लगता था, यानी कि जो शादियाँ होती थी उन पर टैक्स लगाया जाता था, परंतु जो विधवा विभाग था उस पर कर नहीं लगता था, यानी कर से वो मुक्त था। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम में। उसके बाद छठा पॉइंट हम देखते हैं। छठा पॉइंट है प्रधान। तो हमने बताया था कि जो चोल साम्राज्य था उसमें स्थानीय स्वशासन का भी
स्थानीय स्वशासन भी देखने को मिलता है। तो स्थानीय स्वशासन में पंचायतें होती थी, तो पंचायतों में ग्राम पंचायत भी होती थी जिनमें प्रधान नियुक्त होती थी। तो उन प्रधानों को अरैयार कहा जाता था चोल साम्राज्य में। ठीक, क्या कहा जाता था? अरैयार। और जो किसान थे उनको वेलन कहा जाता था, वेलन, वहाँ विषय भी ध्यान रखिएगा। और भूमि मापन की जो इकाई थी वो वेल ही थी, और बीघे में यानी कि भूमि का मापन किया जाता था, और चोल साम्राज्य में इसे वेल ही कहा जाता था। ठीक, पंचायत समिति को क्या कहते थे? जो पंचायत समिति अभी हमने आपको बताया ही कि चोल साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन की प्रवृत्ति जन्म ली थी, तो वहाँ पर पंचायत समिति भी होती थी जिसे गणवारियम कहा जाता था। ठीक, तो पंचायत समिति को गणवारियम कहते थे। धार्मिक समिति भी थी, तो धार्मिक समिति को कोयलावारियम कहा जाता था, कोयलावारियम। और जो उद्यान समिति थी उसे तोटवारियम कहा जाता था। ठीक, तो उद्यान समिति को तोटवारियम कहते थे, धार्मिक समिति को कोयलावारियम कहते थे, पंचायत समिति को गणवारियम कहा जाता था। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा सब। तालाब समिति थी, तालाब समिति को एरिवारियम कहते थे, और वार्षिक जो समिति थी उसे संवत्सर वारियम कहा जाता था। ठीक, तो आप 2-3 बार इसे याद करेंगे या बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। प्रधान अरैयार, किसान वेलन, भूमि मापन वेल या बीघम होता था, पंचायत समिति गणवारियम, धार्मिक समिति कोयलावारियम, उद्यान समिति तोटवारियम, तालाब समिति एरिवारियम, वार्षिक समिति संवत्सर वारियम। ठीक, तो सभी में वारियम वारियम लगा है, तो आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद 7वां पॉइंट हम देखते हैं भूमि के प्रकार। तो चोल साम्राज्य में भूमि को कुछ निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया था। पहला जो था वो वेल्लन नोगाई था, वेल्लन नोगाई, जो कि गैर ब्राह्मण किसानों को ये भूमि दान में दी जाती थी, जिसे नाम दिया गया था वेल्लन नोगाई। ठीक, जो गैर ब्राह्मण किसानों को दिया जाता था। उसके बाद ब्रह्मदेह ब्राह्मण किसानों को दिया जाता था या ब्राह्मण लोगों को दिया जाता था, ये भूमि दी जाती थी अनुदान के रूप में। उसके बाद तीसरा था शाला भोग। शाला भोग जो कि विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी जाती थी दान में। और अगला है देवदान। देवदान जो कि मंदिर में जो देवता विद्यमान थे उनके लिए दान में दी जाती थी भूमि, जिसे देवदान कहा जाता था, या यूँ कहे तो मंदिर के लिए दान में दी जाती थी भूमि। उसके बाद था पलिच चंदम। ठीक, पलिच चंदम जो कि जैन संस्थाओं के लिए दान में दी जाती थी भूमि। ठीक, तो एक बार चलिए हम पुनः रिकॉल कर लेते हैं। वेल्लन नोगाई, ब्रह्मदेव, शाला भोग, देवदान और पल्ली चंदम। ठीक, वेल्लन नोगाई जो कि गैर ब्राह्मणों को दी जाती थी, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दी जाती थी, शाला भोग विद्यालय के रखरखाव के लिए दी जाती थी, देवदान मंदिरों के लिए दी जाती थी, और पल्ली चंदम जो थी वो जैन संस्थाओं के लिए भूमि दी जाती थी। ठीक, तो इस प्रकार हमने राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश को कवर किया, उसके प्रमुख शासकों को कवर किया और चोल वंश के प्रशासन को कवर किया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस प्रकार से हमने दक्षिण भारत के सभी राजवंशों को कवर कर लिया। अब इसकी एक वीडियो और आएगी, उसके बाद से एंशिएंट हिस्ट्री के सारे टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से प्राचीन इतिहास को हम समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद हम इतिहास में नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।